You are not allowed to unmute your mic unless you are having any doubts. Ma'am, you can start. Okay. Very good evening. So in the last session we have seen different body positions and abnormalities, and today we will see all the positions, therapeutic positions. So as it is there in the slide, only 6 positions I could have seen here, I could have shown here, बट आगे जाके जितना भी हम लोग स्लाइड्स देखेंगे उसमें हम लोग लाइक विल ट्राई टू कवर, हम लोग कवर करेंगे ऑलमोस्ट जितना भी थेराप्यूटिक पोजीशंस है, उसका पर्पसेस क्या है और कैसे होता है ये पोजीशन, लाइक व्हाट विल बी द एग्जैक्ट थिंग. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सुपाइन, डॉर्सल और हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन. So, जिसको सुपाइन पोजीशन बहुत कॉमन है, बहुत सुनते भी हैं हम लोग, बट ये सुपाइन पोजीशन का जो दूसरी नाम है, ये डॉर्सल पोजीशन भी बोलते हैं इसको, नहीं तो हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन भी बोलते हैं. सो 3 नाम है, सुपाइन, डॉर्सल, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट, सेम है, तीनों सेम पोजीशंस है. तो पिक्चर में इन द स्लाइड ए पिक्चर इज देयर, क्लियर पिक्चर कि सुपाइन पोजीशंस कैसे होता है. तो इसमें दिखाई दे रहा है कि पेशेंट लाइज ऑन द फ्लैट ऑन बैक विथ एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड एंड लेग्स एब्डक्टेड. ओके, इसमें क्या है, पेशेंट सीधा सोते हैं अपना पीठ के ऊपर और एक्सट्रीमली बॉडी एक्सटेंडेड है और लेग्स भी एब्डक्टेड पोजीशन में है. बट उसका पर्पसेस क्या है, क्यों देते हैं हम लोग सुपाइन पोजीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट के लिए देते हैं. जब हम लोग का वाइटल साइन चेक करते हैं तो द मोस्ट जो कॉमन पोजीशन है और जो एक्सपेक्टेड पोजीशन है वो सुपाइन पोजीशन है. तो याद रखना, वाइटल साइन हम लोग सुपाइन पोजीशन में ही लेना प्रेफर करते हैं. देन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर थोरैक्स, हार्ट एंड एब्डोमेन. जब हम लोग एंटीरियर थोरैक्स चेक करते हैं, देन हार्ट और एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए. Then surgery of the anterior portion. Anterior portion का अगर कोई भी सर्जरी पेशेंट इज अंडरगोइंग तब भी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में देते. और मेल कैथेटराइजेशन, मेल के लिए जो कैथेटराइजेशन करने के टाइम में जो पोजीशन देते हैं दैट इज सुपाइन पोजीशन. सो एग्जाम के टाइम में ये पूछ सकते हैं कि which position is given during the male catheterization. तो आपको जानना चाहिए कि it is supine or dorsal or horizontal recumbent position. Then next we will see dorsal recumbent position क्या है. So dorsal recumbent position जो है ना पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो पेशेंट कैसे सोया है, फ्लैट ऑन द एब्डोमेन, ओके, एंड हेड टर्न टू वन साइड. ठीक है, सो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में सोता है एंड उसका जो है ना नी भी फ्लेक्स रहता है. उसका पर्पसेस क्या है, ठीक है, सो उसका पर्पसेस है एग्जामिनेशन, treatment and surgery of the back, then prevent. Okay, wait a moment. Wait a moment. So it will be this slide. Okay, so this is prone position. Okay, so prone position देते पेशेंट कैसे सोया है, पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन एब्डोमेन. पेशेंट पेट के ऊपर सोया हुआ रहता है और उसका जो हेड है ना वो एक साइड में टान रहता है, एक ही साइड में, नहीं तो क्या होगा, उसका ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा. नाक अगर लाइक नाक के ऊपर अगर प्रेशर आते या मुंह के ऊपर प्रेशर आते, सो पेशेंट का हेड है ना वन साइड में रहता है. ठीक है, बट क्यों हम लोग सुपाइन पोजीशन देते, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का हिप जॉइंट अगर एसेस करना है then we have to give the prone position. Then posterior thorax अगर assessment करना है, then in case अगर पेशेंट को बर्न हुआ है, पेशेंट को अगर बैक में कोई सर्जरी हुआ है, देन ऐसा कोई इंजरी हुआ है जिसमें पेशेंट बैक में सो नहीं सकता है, उसमें भी हम लोग पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते ताकि वो पेट के ऊपर सोया रहे.
देन रिलीफ प्रेशर इन प्रेशर सोर। प्रेशर सोर हम लोग आगे जाके देखेंगे, सबसे ज्यादा जो कॉमन है ना वो बैक में ही होता है प्रेशर सोर। तो प्रेशर सोर अगर कोई भी पेशेंट का है तो दैट प्रेशर रिलीफ करने के लिए एंड समटाइम आफ्टर एनेस्थेशिया हम लोग पेशेंट को प्रॉन पोजीशन देते हैं। बट प्रॉन पोजीशन है ना कोई कोई केस में कंट्रा इंडिकेटेड भी है। तो कैसा केस में प्रॉन पोजीशन कंट्रा इंडिकेटेड है? अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, बिकॉज पिक्चर में बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं पेशेंट का क्या होता है, उसमें चेस्ट है ना कंप्रेस होता है। ओके, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को पहले से ही है तो हम लोग इस पेशेंट को प्रॉन पोजीशन नहीं देंगे। पेशेंट का अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो भी नहीं देंगे। एंड एब्डोमिनल सर्जरी अगर हुआ है तो पेट के ऊपर वो सो नहीं पाएंगे, देन ऑल्सो विल नॉट गिव द प्रॉन पोजीशन। ओके, then next we will see the left lateral position. So left lateral जैसा नाम भी ही क्लियर है, लेफ्ट lateral तो पेशेंट लेफ्ट साइड में सोते हैं। सो पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। तो क्यों देते हैं लेफ्ट lateral पोजिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमा के टाइम में हम लोग लेफ्ट lateral पोजिशन देते हैं, ठीक है। देन रेक्टल सपोजिटरी अगर इंसर्ट करना है, ओके, रेक्टल सपोजिटरी दैट मीन्स जो any the what is that in the form of enema in the form of rectal suppository. Then rectal examination अगर करना है या रेक्टल टेम्परेचर अगर चेक करना है तो पेशेंट को हम लोग लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। एग्जाम के टाइम में पूछते हैं व्हाट इज द प्रेफर्ड और इन व्हिच पोजीशन पेशेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एनीमा और रेक्टल सपोजिटरी, और रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम में पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना चाहिए रेक्टल टेम्परेचर चेक। सो योर आंसर विल बी द लेफ्ट lateral position because of the anatomical position of the rectum. Then coming to the Sims position, ठीक है। Sims position है कि client lies on left side turn, ठीक है। client left side में turn होके सोते हैं prone at 45 degree angle। उसमें क्या है, बहुत क्लियर है इन द पिक्चर, लोअर लेग एक्सटेंड है। उनका जो लोअर लेग है ना वो लोअर लेग कौन सा लेग रहेगा नीचे, उसका राइट लेग ऑटोमेटिकली रहेगा बिकॉज पेशेंट लेफ्ट साइड में सोया है। सो लेफ्ट लेग ऊपर रहेगा, और जो अपर लेग है ना, जो लेफ्ट लेग है जो ऊपर है वो फ्लेक्स रहेगा। कैसे? 45 टू 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। सो क्लाइंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड टर्न, देन prone at 45 degree, lower leg extended and upper leg flexed at knee 45 to 90 degree. Then coming to the Fowler's position. क्या है Fowler's position? Then Sims position जो है, Sims position mainly हम लोग यूज करते हैं in case of rectal and vaginal examination and also in case of enema. Coming to the Fowler's position. So in the Fowler's position, patient lies supine with head of bed elevated 45 to 60 degree. So patient supine position में सोते हैं, but उसका जो head है ना वो elevated रहता है, उसका head थोड़ा ऊपर रहता है। So कितना डिग्री में? 45 to 60 डिग्री में उसका head elevated रहता है। But Fowler's position अगर हम लोग high Fowler's position देते हैं पेशेंट को, in case of high Fowler's position पेशेंट का बैड एलिवेटेड रहते हैं 90 डिग्री एंगल में in the high Fowler's position. But if the patient has to be given the semi Fowler's or low Fowler's position, वहां पे पेशेंट का बैड एलिवेटेड रहता है 30 डिग्री एंगल। ओके, तो Fowler's position आइडियली जो नॉर्मल Fowler's position है वो 45 to 60 डिग्री में रहता है। हाई Fowler's elevated up to 90 degree and semi Fowler's bed elevated up to 30 degree. Okay, now what is the purpose? So first of all, to relieve the dyspnea. So dyspnea में always patient का breathing difficulty है तो patient को Fowler's position ही देना है। तो पूछा जा सकते हैं in dyspnea which position you will be giving to the patient? Your answer will be the Fowler's position. Then in case patient का अगर intracranial pressure ज़्यादा है, in case of increased intracranial pressure, the drainage from abdominal cavity, then to relieve tension and of the abdominal suture. Patient का अगर abdominal operation हुआ है और suture है, वो tension को relieve करने के लिए हम लोग patient को
फॉलोअर्स पोजिशन देते हैं, एंड ऑल्सो टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल. ओके, नाउ कमिंग टू द कार्डियक और ऑर्थोपनिक पोजिशन. ओके, सो ऑर्थोपनिक पोजिशन में कैसा रहते हैं, पेशेंट ना सिटिंग पोजिशन में रहते हैं, मतलब पेशेंट बैठते हैं, बट बैठ के पेशेंट लीन फॉरवर्ड लीन करते ऑन ओवर बैक टेबल इन सीवियर डिस्पनिया और कार्डियक प्रॉब्लम. मतलब पेशेंट बैठ के सामने उनका एक बैक टेबल रहता है, बैक टेबल के ऊपर लीन करके रहते हैं इन केस पेशेंट को अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, नहीं तो पेशेंट को सीवियर डिस्पनिया का है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द Trendelenburg पोजिशन. सो Trendelenburg पोजिशन में पेशेंट लाइज सुपाइन, पेशेंट सुपाइन ही सोएगा, बट पेशेंट का उसमें हेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन द फीट, मतलब पाव का कंपेयर से पेशेंट का हेड 30 to 40 डिग्री नीचे रहेगा इन केस ऑफ Trendelenburg पोजिशन. सो पर्पस क्या है, पर्पस है पेल्विक एग्जामिनेशन और सर्जरी. पेल्विक एग्जामिनेशन और इन केस ऑफ पेल्विक सर्जरी, पेशेंट को अगर शॉक है या पेशेंट का सीवियर हाइपोटेंशन है, देन पोस्टुरल ड्रेनेज है, एंड इन केस टू प्रमोट द वेनस रिटर्न. बट Trendelenburg पोजिशन कंट्रा इंडिकेटेड है कौन सा केस में, अगर पेशेंट का आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज्यादा है या पेशेंट को कोई हेड और स्पाइनल इंजरी है, उस केस में हम लोग कभी भी Trendelenburg पोजिशन पेशेंट को नहीं देंगे. देन नेक्स्ट इज लिथोटोमी पोजिशन. बहुत कॉमन दिखाई देते हैं नॉर्मल डिलीवरी में. नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट को लिथोटोमी पोजिशन में ही रखते हैं, नॉर्मल एंड एज वेल एज ऑपरेटिव और असिस्टेड डिलीवरी. ओके, सो लिथोटोमी पोजिशन में कैसा होता है, क्लाइंट बैक में सोता है, तो द क्लाइंट लाइज बैक विथ हिप एंड नी फ्लेक्स्ड एंड 90 डिग्री. यहाँ पे दिखाई दे रही, ये है पेशेंट का हिप, ये है पेशेंट का नी. सो पेशेंट का हिप और नी है ना 90 डिग्री में, 90 डिग्री एंगल में है, और द पेशेंट द फीट्स आर स्ट्रिप्स. यहाँ पे क्लियरली फीट कैसा है, उसका पाव कैसे हैंगिंग है. सो फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कोई भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है या जेनिटो यूरिनरी सर्जरी और नॉर्मल और ऑपरेटिव डिलीवरी में पेशेंट को लिथोटोमी पोजिशन हम लोग देते हैं. इवन इन केस ऑफ वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, इट इज जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, patient has to be in the lithotomy position apart from your normal delivery, operative delivery, then coming to abortion, then coming to vaginal hysterectomy, any kind of gynecological examination, patient should be in the lithotomy position. Even property insertion के टाइम में भी पेशेंट को lithotomy position ही देते हैं. Coming to the knee chest position. So knee chest position, patient lies prone. पेशेंट प्रॉन सोता है. हम लोग प्रॉन पोजीशन कैसे देखा था, पेशेंट पेट के ऊपर सोते हैं. तो यहाँ पे भी पेशेंट उल्टा ही है, पेशेंट लाइज प्रॉन बट ऑन नी एंड चेस्ट. नी के ऊपर और चेस्ट के ऊपर पेशेंट प्रॉन पोजीशन में सोते हैं. बट उसका पर्पस क्या है, पर्पस है सिग्मोइडोस्कोपी. ओके, टू एग्जामाइन, सिग्मोइडोस्कोपी मतलब टू एग्जामाइन द सिग्मोइड कोलन, देन रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, and also some of the postpartum exercise. ठीक है, उस केस में patient has to be in the knee chest position. Then coming to the rose position. तो rose position में क्या है, patient lies supine with hyperextension of the neck. Okay, so patient supine सोते हैं but उसका neck है ना hyper extension है. तो हाइपर एक्सटेंशन कौन सा कंडीशन में करने का जरूरत होता है, अगर पेशेंट टॉन्सिलेक्टोमी में है, ड्यूरिंग द टॉन्सिलेक्टोमी उसमें हाइपर एक्सटेंशन का जरूरत होता है. ओके, एडिनोइडेक्टोमी एंड देन यूवियोलोप्लास्टी. तो ये 3 कंडीशन में पेशेंट को रोज पोजीशन दिया जाता है, जहां पे पेशेंट लाइज इन द सुपाइन पोजीशन बट उसका नेक है ना हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में रहेगा. Coming to the vulture position. What is vulture position? So in the vulture position, here also patient lies on supine. Okay, patient supine सोते हैं
बट उसका जो लोअर लेग है ना फॉल ओवर द एज ऑफ द मैट्रेस। तो क्या होता है उसका जो फ्रॉम द लेवल ऑफ द नी, ओके, उसका नी से फीट तक है ना बिस्तर के नीचे, लाइक नो फ्रॉम द बेड इट विल बी इन द हैंगिंग पोजिशन। तो पेशेंट सोता है in the supine position, but the lower leg, that is from the knee to the feet, it will be hanging from the bed, from the edge of the mattress. तो उसका पर्पस क्या है? In case the it is a breech presentation, then the forceps delivery, or to relax the perineum, the patient will be given the vulture position. Next is jackknife position. Okay, so jackknife position में क्या है? Patient का जो head है ना, head and leg lower than the hip, that is patient will be in the inverted V shape. ठीक है, जैसा V shape होता है ना, V shape को अगर हम लोग उल्टा घुमा के रखते हैं ना, that is inverted V shape, वहां पे क्या होता है? सबसे ऊपर रहते हैं अपना hip joint रहते हैं सबसे ऊपर, and in one side the head will be in the edge and the opposite side the leg will be on the edge. तो सबसे ऊपर रहते हैं the hip joint, that is the jackknife position. So jackknife position देते हैं in case of surgery of coccyx and rectum. So rectum और coccyx का सर्जरी के टाइम में patient will be given the jackknife position. नेक्स्ट कमिंग टू द स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग और इरेक्ट पोजीशन बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग सीधा खड़ा रहते हैं, सीधा जो हम लोग खड़ा रहते हैं ना वही स्टैंडिंग पोजीशन, उसको इरेक्ट पोजीशन भी बोलते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दैट स्टैंडिंग पोजीशन इज आल्सो नोन एज इरेक्ट पोजीशन. कब देते? तो आइडियली इन दिस पोजीशन पेशेंट विल स्टैंड इन इरेक्ट, एंड जो उसका पर्पस मेनली कब हम लोग यूज करते हैं, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, शायद आप लोगों को याद भी रहेगा, जब फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं ना टू एसेस द पोस्चर, बैलेंस एंड गेट, तब हम लोग पेशेंट को बोलते हैं भाई आप सीधा खड़ा हो जाओ, तो स्टैंड स्ट्रेट. So to assess the posture, balance and gait, and also orthopedic and neurological examination. Orthopedic और neurological examination के टाइम में भी पेशेंट को हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं. नेक्स्ट आते हैं सिटिंग पोजीशन. पेशेंट को हम लोग बिठाते हैं बैठ के. तो कब देते हैं सिटिंग पोजीशन? अगर वाइटल साइन चेक करते हैं पेशेंट को हम लोग चेयर में बिठा के उनका वाइटल साइन चेक करते हैं. और जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड का फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक, देन एंटीरियर पोस्टीरियर थोरैक्स, तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन, दो एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए वी यूज टू गिव द सिटिंग पोजीशन टू द पेशेंट. ठीक है. Now we will see the key point. Okay, so key point में like no to remember, तो जो पोजीशंस जो हम लोग देते हैं ना, वो पोजीशंस कौन सा कंडीशन में, ओके, इन व्हिच कंडीशंस वी आर गिविंग दिस पोजीशंस टू द क्लाइंट. फर्स्ट इज एलिवेशन, एलिवेट. ओके, कब हम लोग पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्किन ग्राफ्टिंग किया है पेशेंट, स्किन ग्राफ्टिंग के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इमोबिलाइज करके रखो, ओके, देन एलिवेटेड पोजीशन देते हैं. एम्पुटेशन, अगर इफ द पेशेंट इज अंडरगोन एम्पुटेशन, देन अगर बर्न केस है, देन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है पेशेंट को, या वेरिकोज वेन. तो वेरिकोज वेन के टाइम में रिमेंबर दैट अबव हार्ट लेवल ही हम लोग को एलिवेट करना है. तो प्लीज रिमेंबर दैट वेरिकोज वेन में अबव हार्ट लेवल हम लोग एलिवेट करते हैं. देन सेमीफॉलस पोजीशन. तो सेमीफॉलस पोजीशन, मस्टेक्टोमी, okay, removal of the breast, part of a breast or complete full breast. Then hypophyseectomy, laryngectomy, bronchoscopy and CVA, that is cerebrovascular accident, stroke. तो stroke दो टाइप का होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकते हैं. इन केस ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक पेशेंट को हम लोग सेमीफॉलस पोजीशन देंगे. इन केस ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट विल बी गिवन द फ्लैट पोजीशन. Okay. Next coming to the high Fowler's position, कब देते हैं? Angitube insertion के टाइम में. So please remember, while
doing the procedure of NG tube insertion, patient will be given the high Fowler's position. तो हाई फॉलोअर्स पोजीशन विल बी गिवन एनजी ट्यूब इंसर्शन के टाइम में अगर पेशेंट का हार्ट फेलियर कब है, if the patient is suffering from pulmonary edema, तब हम लोग हाई फॉलोअर्स पोजीशन देंगे. नाउ सेमी फॉलोअर्स टू फॉलोअर्स, सेमी फॉलोअर्स और फॉलोअर्स एंड टू फॉलोअर्स पोजीशन हम लोग कब पेशेंट को देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज 30 to 40 डिग्री हम लोग देते हैं सेमी फॉलोअर्स टू फॉलोअर्स, 30 डिग्री एंगल टू 40 डिग्री एंगल इन केस ऑफ आईसीपी, दैट इज अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है तो इन दैट केस वी आर गिविंग द सेमी फॉलोअर्स टू फॉलोअर्स पोजीशन. Now and also the cerebral aneurysm. So cerebral aneurysm का मतलब क्या है? Aneurysm का मतलब है an excessive localized swelling of the wall of an artery. Okay, अगर artery का wall में excessive localized swelling है and if it is in the cerebral, so that is cerebral aneurysm. And in case of craniotomy, ठीक है, अगर craniotomy हुआ है then also the patient will be given the semi-Fowler's to Fowler's position. Now, what is the meaning of craniotomy? So, craniotomy में this is an operation. उसमें क्या करते हैं? The piece of skull जो है that is removed. Okay. So, the craniotomy mainly it is the surgical removal of a part of the bone from the skull, mainly to expose the brain for surgery. Okay. उसके बाद cardiac position. तो कार्डियक पोजीशन किस केस में देते हैं? इन केस ऑफ सीओपीडी. ओके, देन प्रोसीजर के टाइम में इन केस ऑफ द प्रोसीजर व्हिच पोजीशन वी आर गिविंग. फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी बायोप्सी. अगर पेशेंट को किडनी बायोप्सी प्रोसीजर इफ द पेशेंट हैज अंडरगॉन, सो ड्यूरिंग किडनी बायोप्सी पेशेंट विल बी गिवन prone position, and after kidney biopsy patient will be given supine position. So these things you have to remember, keep remembering all those things. So kidney biopsy, during kidney biopsy prone position, after kidney biopsy supine position. उसके बाद liver biopsy. So during liver biopsy supine position and after liver biopsy right lateral position. Now coming to the lumbar puncture. So lumbar puncture के टाइम में always if we हम लोग अगर पिक्चराइज करते हैं what we have seen, lumbar puncture के टाइम में पेशेंट है ना C shape में सोता है. ओके, C shape. तो C shape कैसे होता है? So the side lying bowed back, knees flexed, chin towards the chest. तो उसको C shape बोलते हैं. ओके, साइड लाइंग होता है पेशेंट का नी फ्लेक्स रहता है एंड उसका जो चीन है ना चेस्ट के तरफ झुका हुआ रहता है, दैट इज द सी शेप पोजीशन. सो lumbar during the lumbar puncture patient will be given C shape, but after lumbar puncture patient will be given supine position at least for 4 to 12 hours. So 4 से 12 घंटा तक पेशेंट supine position में रहेंगे after the lumbar puncture. Coming to the paracentesis. So अगर paracentesis है पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन और सिटिंग अपराइट विथ फीट ओवर टेबल, उनका पाव टेबल के ऊपर. तो आइडियली सेमी फाउलर्स पोजीशन हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो सिटिंग अपराइट विथ फीट ओवर टेबल पोजीशन में पेशेंट को बिठा के रखना है इन द केस ऑफ पैरासिंथेसिस. अगर पेशेंट थोरासिंथेसिस के लिए जाता है, इन केस ऑफ थोरासिंथेसिस पेशेंट कहाँ पे बैठते हैं? सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड. ठीक है, बेड के साइड में पेशेंट बैठेगा विथ फीट ओवर टेबल. उसका जो फीट है ना वो टेबल के ऊपर रहेगा, मतलब बिस्तर के एकदम साइड में बैठेगा, बैठ के उसका पाव है ना टेबल के ऊपर रहेगा इन केस ऑफ थोरासिंथेसिस. देन आफ्टर लाइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड विथ हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, जब उसका हो जाएगा थोरासिंथेसिस उसके बाद पेशेंट साइड लाइंग पोजिशन में रहेगा इन अनअफेक्टेड साइड. तो जिस साइड में थोरासिंथेसिस हुआ है उस साइड में पेशेंट नहीं सोएगा,
पर जो ऑपोजिट साइड है ना, जहाँ पे लिख लो व्हिच द साइड व्हिच इज अनअफेक्टेड, उस साइड में पेशेंट सोएगा। बट हेड ऑफ द बेड जो है ना, जिस साइड में पेशेंट का माथा है, हेड है, उस साइड एलिवेटेड रहेगा। ओके, इन केस ऑफ थोरासिंथेसिस। सो ड्यूरिंग थोरासिंथेसिस सिटिंग पोजीशन में रहेगा इन द एज ऑफ द बेड, बात उसका पाव टेबल के ऊपर रहेगा। बट थोरासिंथेसिस के बाद पेशेंट साइड लेइंग पोजीशन में सोएगा ऑन द अनअफेक्टेड साइड विद द बेड हेड एलिवेटेड। देन इन केस ऑफ एयर एम्बोलिज्म, अगर एयर एम्बोलिज्म हुआ है, सो पेशेंट विल बी गिवन लेफ्ट लेटरल ट्रेडलेनबार्ग पोजीशन। In case the patient is having the spinal cord injury, so spinal cord injury में patient will be immobile on spinal backboard with head neutral position। ठीक है, spinal cord injury के टाइम में patient है ना, जो उसका spinal है ना वो immobile रहेगा, तो patient spine को है ना मूवमेंट नहीं कर पाएगा, पीछे बैकबोर्ड के साथ सपोर्ट करके रखना पड़ेगा, और उसका जो हेड है ना वो न्यूट्रल पोजीशन में बीच में रहेगा, हेड साइड इधर उधर नहीं, एकदम बीच में रहेगा। देन और लॉग रोल किसको बोलते हैं? डू नॉट टर्न और ट्विस्ट द पेशेंट। अब पेशेंट को टर्न भी नहीं करना है, राइट लेफ्ट कोई भी टर्न नहीं करना है, और पेशेंट को ट्विस्ट भी नहीं करना है इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो पेशेंट सीधा इमोबाइल रहेगा स्पाइनल बैकबोर्ड के साथ, एंड हेड है ना उसका न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, दैट इज टॉन्सिलेक्टोमी। ऑलरेडी टॉन्सिलेक्टोमी के टाइम में मैंने व्हेन द पेशेंट विल undergo tonsillectomy, during tonsillectomy patient will be in the rose position, I told you. Okay, patient lies supine with hyperextension of the neck. But after tonsillectomy patient either prone position में रहेगा, नहीं तो patient side laying position में रहेगा। So either patient will be in the prone position or patient will be in the side lying position. Next is myelogram. Okay, so myelogram, if it is in the contrast medium, okay, contrast media में if oil soluble dye अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, oil soluble dye अगर पेशेंट को यूज कर रहे हैं, देन पेशेंट विल बी इन द फ्लैट पोजीशन, ठीक है। बट अगर वाटर soluble dye यूज कर रहे हैं, देन द हेड विल बी एलिवेटेड 30 to 60 डिग्री में, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। सो माइलोग्राम एक्चुअली क्या है? सो माइलोग्राम है, इट इज द डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेस्ट। ओके, इट इज, तो मेनली इट इज डन बाय द रेडियोलॉजिस्ट ओनली। सो इसमें क्या करते हैं, तो कंट्रास्ट डाई यूज करते हैं, एंड आइदर एक्सरे लेगा नहीं तो सीटी लेगा, क्या के लिए? टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पाइनल कैनल। ओके, so the problems which can develop the spinal cord, then nerve root and also other tissues, ठीक है। सो ये टेस्ट को कभी कभी माइलोग्राफी भी बोलते हैं। ओके, सो माइलोग्राम और माइलोग्राफी, ये दिस इज नथिंग बट द एक्सरे और सीटी मेनली टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पाइनल कैनल। ओके, सो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? प्रॉब्लम इट मे बी रिलेटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड, रिलेटेड विद द नर्व रूट और द अदर टिश्यू, ठीक है। सो माइलोग्राम दो टाइप का डाई यूज करते हैं, दो टाइप का डाई के साथ पेशेंट का पोजीशन भी दो अलग अलग होता है। अगर वाटर सोल्यूबल ऑयल सोल्यूबल डाई यूज करते हैं, पेशेंट फ्लैट पोजीशन में रहेगा। अगर वाटर सोल्यूबल डाई यूज करते हैं तो पेशेंट का हेड एलिवेट रहेगा 30 to 60 डिग्री एंगल में। उसके बाद सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर इंक्रीज है, ओके, सो उसमें ना 3 to 8 mm एसजी, दैट इज नॉर्मल, बट उससे अगर ज्यादा है तो क्या करना है? सुपाइन विथ बेड हेड 45 डिग्री एंगल में, और 0 पॉइंट है ना, ऑलवेज इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। सो 0 पॉइंट इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द राइट एट्रियम। सो लेवल ऑफ द राइट एट्रियम जो है 0 पॉइंट, ये कहाँ पे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस एट द mid axillary line. So that is 4 intercostal space of mid axillary line, that is the 0 point, which should be at the level of the right atrium. Then hemorrhoidectomy, ठीक है। In case of hemorrhoidectomy, surgery of the hemorrhoid, patient will be given the side lying position. And appendectomy अगर हुआ है, after appendectomy patient को right lateral position, okay, after during right lateral position, yeah, the patient will be in the semi Fowler's position, patient को देना है। Now
we will start the next topic, that is cardiopulmonary resuscitation. Okay, CPR. So CPR, this is mainly given for the basic life support. पेशेंट को जब बेसिक लाइफ सपोर्ट का जब जरूरत होता है ना, तब हम लोग CPR, that is cardiopulmonary resuscitation देते. तो it is nothing but it is a emergency life saving procedure. ठीक है, तो कब करते, जब पेशेंट का ब्रीदिंग, पर्सन्स ब्रीदिंग एज वेल एज पेशेंट का हार्ट बीट करना बंद कर देते, तब हम लोग CPR देते. ठीक है, तो CPR के द्वारा क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मेनली ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन. ठीक है, तो ये जो बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है ना, वाइटल ऑर्गन में ऑक्सीजन सप्लाई रखते हैं अनटिल हेल्प, मतलब हेल्प आके पहुंचने तक. थ्रू द CPR वी कैन प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, तो इट इज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर. कब यूज करते हैं, कब देते हैं, जब पेशेंट का ब्रीदिंग एंड हार्ट स्टॉप हो जाते हैं. तो व्हाट इज द इंडिकेशन, मेन इंडिकेशन क्या है, कब देना चाहिए CPR? पहला है, अगर पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ है. ओके, CO2 और CO पॉइजनिंग. पेशेंट अगर ड्रॉनिंग हुआ है, देन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है पेशेंट का, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, देन ड्रग रिएक्शन हुआ है, और इन केस ऑफ हार्ट फेलियर. ओके, यहाँ पे पेशेंट को मेनली हम लोग CPR प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द असेसमेंट. जब हम लोग CPR जब देंगे पेशेंट को, उससे पहले है ना, पेशेंट को थोड़ा बहुत हम लोग एसेस करने का जरूरत हो जाता है. ठीक है, एसेस करना पड़ता है पेशेंट को. तो असेसमेंट हम लोग क्या क्या असेसमेंट करेंगे पेशेंट को? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेशेंट को हम लोग कार्डिनल साइन हम लोग चेक करेंगे. तो क्या क्या है कार्डिनल साइन? ऑल द वाइटल साइन. ओके, तो जितना भी वाइटल साइन है, इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड दैट temperature, pulse, respiration, blood pressure, oxygen saturation and as well as the pain. तो ये होता है अपना वाइटल साइन. तो पहले है हम लोग वाइटल साइन चेक करेंगे पेशेंट का. उसके बाद एपनिया. एपनिया का मतलब है टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, कंप्लीटली ब्रीदिंग स्टॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी हम लोगों को एसेस करने हैं. ओके, एपनिया. Apnea is cessation of breathing. Okay, so is it a temporary? कभी क्या होता है, चलो अभी चेक किए temporary cessation, then again patient started breathing. तो apnea आपको चेक करना है, the cessation of breathing. So is it a temporary cessation of breathing? तो temporary cessation mainly कब होता है? Especially during जब patient या सोते हैं, sleep apnea जिसको बोलते हैं. Many of the people, thousands of the people, they usually suffer from the sleep apnea. So apnea is cessation of breathing. Okay, temporary cessation, वो आपको चेक करना है. उसके बाद absence of the carotid pulse. Carotid pulse है कि नहीं है, whether it is absent, वो आपको चेक करना है. You might be, you all of you know कहाँ पे हम लोग को carotid pulse चेक करना है. We have seen in the last class. Then dilated pupil. टॉर्चलाइट देके आपको है ना pupil का dilatation चेक करना पड़ेगा, whether the pupil is dilated or not. उसके बाद देखना है पेशेंट का कॉन्शियसनेस, whether the patient is unconscious. ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा. देन साइनोसिस, दैट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ है कि नहीं. अगर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट ब्लूइश कलर हो जाएगा, जिसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं. साइनोसिस है कि नहीं, और वेदर द पेशेंट फिट, मतलब फिट हुआ है कि नहीं. ठीक है, फिट. तो ये चीज हम लोग को असेसमेंट करना है बिफोर वी गिव द CPR. दैट इज कार्डिनल साइन, वाइटल प्रेशर, वाइटल साइन चेक करना है, एपनिया चेक करना है, दैट इज टेम्पररी सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग, देन कैरोटिड पल्स वेदर इट इज एब्सेंट, देन पीपल डायलेटेड है कि नहीं, और द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, साइनोसिस एंड द फिट्स. ये सब चीज कुछ है कि नहीं, इतना हम लोग को असेस करना है. उसके बाद हम लोग देखते हैं सीक्वेंस ऑफ CPR. ठीक है, कि कौन सा कैसे सीक्वेंस में हम लोग CPR देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेशेंट कितना अनकॉन्शियस है वो डिटरमाइन करेंगे. सो डिटरमाइन द अनकॉन्शियसनेस. उसके बाद हम लोग 5 to 10 सेकंड तक है ना उनका पल्स रेट एसेस करेंगे. जो पल्स हम लोग चेक करेंगे मिनिमम ऑफ 5 to 10 सेकंड्स तक. ओके, उसके बाद
परफॉर्म द चेस्ट कंप्रेशन. सो कितना चेस्ट कंप्रेशन हम लोग देंगे तो आगे जाके स्लाइड में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. टू परफॉर्म द चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद ओपन द एयरवे, देन चेक ब्रीदिंग एंड डिलीवर द ब्रीदिंग. ओके, तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ सीपीआर. उसके बाद सीएबी फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सीएबी, सी मीन्स कंप्रेशन, ए मीन्स एयरवे, बी मीन्स ब्रीदिंग एंड डी मीन्स डिफिब्रिलेशन और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. तो इसका भी अलग अलग हम लोग वन बाई वन विल सी. कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग and defibrillation or the definitive treatment. So first of all, let us see the compression. यहाँ पे पिक्चर में I hope so all of you can see the proper techniques of the chest compression. Okay? So in the compression, जब हम लोग आप जब भी पेशेंट को compression दे रही हो ना, तो place the patient in supine position. So please remember, पूछा जा सकता है जब आप compression देने के टाइम में पेशेंट को कौन सा पोजिशन में आप रखोगे? पेशेंट को supine position में रखना है. Then पुश हार्ड एंड फास्ट. ठीक है, हार्ड पुश करना है एंड फास्ट करना है. एंड अलाउ कंप्लीट रिकॉइल आफ्टर कंप्रेशन. तो कंप्रेशन देने के टाइम में है ना, रिकॉइल होने दो. चेस्ट को जब प्रेस करोगे ना, चेस्ट को रिटर्न बैक वापस पोजीशन में आने दो, उसके बाद आप सेकंड प्रेस करोगे. ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस आप करते जाओगे. जो चेस्ट जितना भी डेप्थ मतलब डीप में गया है वो वापस आ ही नहीं पाया, तो रिकॉइल नहीं हो पाए. तो रिकॉइल आपको कंप्लीट रिकॉइल के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा आफ्टर ईच कंप्रेशन. ओके, सो यू हैव टू काउंट. इसलिए बोलते हैं हम लोग अपने आप काउंट करना है 1 2 3 4 काउंट करके उसके बाद हम लोग पेशेंट को कंप्रेशन देना है. सो पेशेंट प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन में आप पेशेंट को लेटाना है. देन पुश हार्ड एंड फास्ट, बट यू हैव टू अलाउ कंप्लीट रिकॉइल आफ्टर द कंप्रेशन. ओके, देन एयरवे. ठीक है, एयरवे का मतलब क्या है? Airway. So after performing 30 compression, ठीक है, after performing 30 compression, open the victim's airway. ठीक है, सो 30 कंप्रेशन के बाद आप पेशेंट का, विक्टिम का जो पेशेंट है उनके एयरवे आप ओपन करोगे. तो कैसे एयरवे ओपन करोगे? एयरवे ऐसा ओपन करते हैं, हेड टिल्ट करना है और चिन लिफ्ट मेथड पिक्चर में है. इट इज देयर इन द पिक्चर. टिल्ट द हेड एंड लिफ्ट द चिन. So head tilt and chin lift method. Okay, there is a slight typing mistake. This is lift. So head tilt and chin lift method. Then if a person have head, neck and jaw injury, then use jaw thrust maneuver. वो भी आके जाके हम लोग देखेंगे कैसे jaw thrust maneuver देते हैं. Okay, तो अगर पेशेंट का हेड, नेक और jaw injury है, then use jaw thrust maneuver and use the hooked index finger and middle finger to wipe out the secretion. अगर पेशेंट का मुंह में अगर सिक्रेशन है, ठीक है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करके रखेगा. सो इन दैट केस इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हुक करके यू नीड टू वाइप आउट द सिक्रेशन. विद दैट यू शुड ओपन द एयरवे. आफ्टर दैट ब्रीदिंग. ठीक है, एयरवे के बाद आता है ब्रीदिंग. तो कैसे दोगे आप ब्रीदिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का नॉस्ट्रिल जो है ना वो आपको पिंच करना है. सो पिंच द नॉस्ट्रिल एंड गिव माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज ब्रीदिंग. आइदर माउथ टू माउथ दे सकते हो, नहीं तो माउथ टू नोज. सो बट इफ ए पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग, पेशेंट अगर ब्रीदिंग नहीं करना है, then the two effective breathing of 1 second per breath given. So दो ब्रीदिंग जो दोगे ना, ईच ब्रीदिंग आप 1 सेकेंड तक दोगे, इसको बोलते हैं इफेक्टिव ब्रीदिंग. सो ऐसा दो ब्रीदिंग दोगे. सो 2 effective breathing of 1 second per breath given. So each breath you have to continue for 1 second. So like that दो effective breathing आप दोगे. उसके बाद 8 to 10 ventilation per minute. So each minute में 8 to 10 ventilation, and each breath should be delivered after every 6 to 8 seconds. तो एक breath 6 से 8 सेकेंड के, लाइक एवरी 6 to 8 सेकेंड में पेशेंट को एक एक ब्रेथ आपको डिलीवर करना है.
ओके, सो अभी अगर आप पल्स, कैरोटिड पल्स जो पेशेंट का जो एसेस करोगे, ओके, इन केस ऑफ असेसमेंट, वहां पे 5 to 10 सेकेंड जो आपको एसेस करना है, उसमें अगर एडल्ट है, ओके, लेस देन 8 ईयर्स, ओके, 8 साल से ज्यादा अगर है, उनका ही आप कैरोटिड पल्स में चेक करोगे। अगर बच्चे हैं, 1 से 8 साल तक का बच्चे हैं, उनका आप फीमोरल में चेक करोगे। और अगर इन्फेंट है जो 1 साल से कम है, 1 साल से छोटा है, उस केस में आइदर ब्रेकियल नहीं तो फीमोरल में आप उनका पल्स असेसमेंट करोगे फॉर 5 to 10 सेकेंड। 8 साल से ज्यादा सबको कैरोटिड पल्स में, 1 साल से 8 साल तक फीमोरल में, और लेस देन 1 ईयर को ब्रेकियल नहीं तो फीमोरल में हमको पल्स चेक करना है। ओके, और जो कंप्रेशन डेप्थ जो है, अगर 8 साल के अगर ऊपर है 2 इंच, लाइक अप टू 1 ईयर, लाइक 1 ईयर से ज्यादा जिसको भी है सबको 2 इंच, अगर इन्फेंट है तो 1.5 सेंटीमीटर ओनली, आपको इतना डेप्थ तक आप कंप्रेशन देना है। अभी कंप्रेशन रेट कितना है, अप्रोक्सीमेटली 100 पर मिनट, तो हर 1 मिनट में 100 कंप्रेशन आपको अप्रोक्सीमेटली देना चाहिए। ओके, कहाँ पे आप कंप्रेशन दोगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट, ओके, सेंटर ऑफ द चेस्ट इन बिटवीन द निपल। बट अगर छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा है, जस्ट बिलो द निपल लाइन, अगर उनको आप कंप्रेशन देना है। नाउ कमिंग टू द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, किस रेशियो में कंप्रेशन वेंटिलेशन, अगर एक रेस्क्यूअर है, अगर 1 रेस्क्यूअर इज देयर एंड इट इज इफ इट इज एडल्ट पेशेंट, उसमें कंप्रेशन वेंटिलेशन होगा 30:2। एक रेस्क्यूअर के टाइम में इफ आइदर इट इज एडल्ट और चाइल्ड और इन्फेंट, हुएवर इट इज, 30:2 में आप कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो रख के अब दोगे। बट अगर 2 रेस्क्यूअर है तो एडल्ट में 30:2 एंड इन केस ऑफ चाइल्ड दैट इज 15:2 रेशियो में आप कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन दोगे पेशेंट। Now coming to the defibrillator. Defibrillator or automated external defibrillator. Okay, तो इसका automated external defibrillator बोलते हैं और defibrillation भी बोलते हैं। तो mainly it provides the therapeutic dose of electric energy to the patient. Okay, but जब भी आप पेशेंट को डिफिब्रिलेटर यूज कर रही हो पेशेंट के लिए, आपको कॉल क्लियर 3 टाइम मेंशन करना है। क्लियर 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 बोल, कॉल क्लियर 3 टाइम आपको मेंशन करना है ताकि आगे पीछे कोई भी ना हो। एंड याद रखना है, नो वन इज टचिंग द बेड, कोई भी वहां पे रहना नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड कोई भी पेशेंट का बेड को टच नहीं कर रहे, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट कमिंग टू द फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो अगर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है एडल्ट एंड चाइल्ड के लिए, हम लोग एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूवर यूज करते, जिसको हम लोग हेमलिच मैन्यूवर भी बोलते हैं। सो एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूवर इट इज आल्सो नोन एज हेमलिच मैन्यूवर। उसमें क्या करते हैं, स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम, पेशेंट के पीछे खड़ा होना है, देन आपका जो आर्म है ना पेशेंट का वेस्ट का अराउंड, मतलब पेशेंट को पकड़ना है, कहाँ पे, पेशेंट का वेस्ट में, थ्रो लाइक योर आर्म इट शुड होल्ड द पेशेंट अराउंड द वेस्ट। उसके बाद प्रेस हार्ड इनटू द एब्डोमेन एंड जिफर प्रोसेस, आप तो ऑलरेडी पकड़ के रखा है, अभी पेशेंट को हार्डली प्रेस करना है, कहाँ पे प्रेस करना है, पेशेंट के एब्डोमेन एंड जिफर प्रोसेस में। देन डिलीवर 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। ओके, इनवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट आपको 5 देना है, इसको बोलते हैं हेमलिच मैन्यूवर। सो पहले आपको पेशेंट के पीछे खड़ा होना है, देन आपका आर्म अब पेशेंट का वेस्ट लेवल में पकड़ना है, देन हार्डली प्रेस करना है उसके एब्डोमिनल जिफर प्रोसेस में, देन 5 थ्रस्ट इनवर्ड एंड अपवर्ड डिलीवर करना है। सो दैट इज द
हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूवर। उसके बाद अगर इन्फेंट का बैक स्लैप और चेस्ट थर्स्ट कैसे देते हैं, ठीक है, इन्फेंट बैक स्लैप एंड चेस्ट थर्स्ट इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बच्चे का है कोई भी फॉरेन बॉडी उसका एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उस केस में हम लोग बैक स्लैप एंड चेस्ट थर्स्ट देते हैं। कैसे देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस द इन्फेंट ओवर आर्म। अपना हाथ के ऊपर है ना, अपना आर्म के ऊपर। एज ए एग्जांपल लेफ्ट हैंड, जो लोग मतलब दोज जिसका डोमिनेटिंग हैंड है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपना आर्म के ऊपर, ऑपोजिट आर्म के ऊपर पेशेंट को प्लेस करते। सो प्लेस द इन्फेंट ओवर आर्म विथ हेड लोअर देन द बॉडी विथ होल्डिंग द जॉ। तो उसका जो हेड है ना बॉडी से नीचे, मतलब उसका हेड नीचे तरफ रहेगा, बट उसका चेस्ट जो है ना, चेस्ट होगा अपना आर्म के ऊपर। देन डिलीवर 5 बैक स्लैप बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। जो उसका जो दो शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड के बीच में आपको 5 बैक स्लैप करना है। देन पेशेंट को टर्न करना है। ठीक है, पहले पेशेंट क्या था, आपके आर्म के ऊपर उल्टा था, अभी पेशेंट को आप टर्न करना है। टर्न करके डिलीवर 5 चेस्ट थर्स्ट। तो चेस्ट थर्स्ट है ना 2 फिंगर मेथड में देना है, बिकॉज इट्स इन्फेंट। कंप्रेशन में हम लोग आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2 फिंगर मेथड में देना है। सो इन्फेंट बैक स्लैप एंड चेस्ट थर्स्ट, फर्स्ट you need to place the infant over the arm, whereas the patient का जो हेड है वो बॉडी से नीचे तरफ रहेगा। 5 बैक स्लैप आपको देना है, कहाँ पे, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। उसके बाद पेशेंट को टर्न करना है, टर्न करके 5 चेस्ट थ्रस्ट देना है यूजिंग 2 फिंगर मेथड। इन केस ऑफ पेशेंट बेबी है, इन्फेंट है और उसका फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। नाउ कमिंग टू द क्लाइंट यूनिट। ठीक है, पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं, जिस रूम में या जिस एरिया में पेशेंट रहता है वहां पे उसको क्लाइंट यूनिट बोलते हैं। सो क्लाइंट जो यूनिट है ना उसका भी कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट है। तो कैसे पेशेंट का यूनिट होना चाहिए आइडियली, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, बिकॉज पेशेंट शुड फील कंफर्टेबल इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ। सो जो क्लाइंट यूनिट है उसका टेम्परेचर आइडियली 20 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए, और उसका जो ह्यूमिडिटी है ना वो 40 से 60% होना चाहिए। 40% to 60% उसका ह्यूमिडिटी होना चाहिए। और जो एयर मूवमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर मूवमेंट। सो एयर मूवमेंट उसका 15 to 45 फीट पर मिनट। सो ईच मिनट में 15 से 45, ओके, 15 to 45 फीट होना चाहिए, और 1 to 3 माइल पर आवर। वैसा इस रेट में एयर मूवमेंट होना चाहिए। जो जितना अच्छा एयर मूवमेंट होगा उतना ही, जितना अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होगा उतने इन्फेक्शन होने का चांसेस कम, इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का चांसेस उतना ही कम रहता है बिकॉज एयर मूवमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द साइज। तो उसका बेड मैट्रेस का साइज कितना होना चाहिए, प्लीज रिमेम्बर, आप बाय हार्ट करना है। तो बेड और कॉट वो लेंथ, वाइड एंड हाइट 78 इंच, 38 and 28. Okay, so 78 inch length, 38 inch wide and 28 inch height. Mattress 190 centimeter होना चाहिए उसका length, then 90 centimeter उसका wide होना चाहिए, and 10 centimeter should be the thickness of the mattress. Then bed sheet and bed linen 108 inch length and 76 inch wide. In case of draw sheet, okay, draw sheet होना चाहिए 150 by 110 centimeter. Then pillow जो 60 into 40 into 10 सेंटीमीटर, ओके, 60 होना चाहिए उसका लेंथ, 40 होना चाहिए उसका वाइड, और 10 होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका थिकनेस। देन पिलो कवर 65 by 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। नाउ जब हम लोग बेड मेकिंग करते हैं ना, कुछ कुछ चीज हम लोग को याद रखना है। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड। यहाँ पे लिस्ट में है सो मेनी टाइप्स: open bed, closed bed, occupied bed, admission bed, post operative bed, cardiac bed,
एम्पुटेशन और डिवाइडेड बेड, फ्रैक्चर बेड और द थेराप्यूटिक बेड। तो थेराप्यूटिक बेड किसको बोलते हैं? जैसे रेनल बेड, ब्लैंकेट बेड, रियूमेटिज्म बेड, ऑल दिस आर नोन एज द थेराप्यूटिक बेड। तो जब भी हम लोग बेड मेकिंग करते हैं ना, कुछ कॉमन कुछ चीज हम लोगों को, इतना डिटेल नहीं, बस वेरी कॉमन जो है कुछ कुछ चीज हम लोग को याद रखना है। कैसे याद रखिए, क्या याद रखना है? जो बेडशीट का जो फोल्ड है ना, वो हम लोग 6 फोल्ड में बेडशीट फोल्ड करना है। तो फोल्ड द बेडशीट इनटू 6 फोल्ड, रिमेंबर दैट, 6 फोल्ड में बेडशीट फोल्ड करना है। देन जो ड्रॉशीट है ना, उसको 3 फोल्ड में फोल्ड करना है। सो फोल्ड द ड्रॉशीट इनटू 3 फोल्ड। और उसको हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं बेड का? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हेड एंड। जहां पे पेशेंट का हेड रखेगा ना, जहां पे पेशेंट, जिस साइड में पेशेंट का माथा रहेगा ना, वहां से 25 सेंटीमीटर दूर रहेगा ड्रॉशीट का प्लेसमेंट। ओके, वहां से 25 सेंटीमीटर दूर ड्रॉशीट रहता है। ओके, और ड्रॉशीट 3 फोल्ड में हम लोग को फोल्डिंग करना है। मैकिंटॉश कभी भी फोल्डिंग नहीं करना है। सो डू नॉट फोल्ड द मैकिंटॉश। कैसे रखना है? उसको रोल करके रखना है। कहाँ पे उसका प्लेसमेंट होगा? 37 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हेड एंड। माथा के साइड से है ना, 37 सेंटीमीटर दूर रखना है। तो रिमेंबर दैट, मैकिंटॉश है ना ज्यादा दूर रहता है, 37 सेंटीमीटर दूर मैकिंटॉश रहता है, और 25 सेंटीमीटर दूर रहता है अपना ड्रॉशीट। ओके, ड्रॉशीट 3 फोल्ड में फोल्डिंग होता है और बेडशीट 6 फोल्ड में फोल्डिंग होता है। ये these 3 points no are the most important points for bed making. अभी हम लोग एक एक बेड देखते हैं कैसा है। ओपन बेड। ओके, सो ओपन बेड, इट इज अ बेड, पिक्चर में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, खुला है, ओपन है। तो ये बेड कब बनाते हैं? तो जब न्यू पेशेंट आएंगे और पेशेंट एम्बुलेटरी पेशेंट है, दैट मीन्स पेशेंट मूवमेंट कर सकते हैं, बिस्तर से उठ के वो बेल्कनी में जाते, खुद चल के वॉशरूम जाते, सो वैसा है एम्बुलेटरी पेशेंट। ओके, सो ओपन बेड ये कब बनाते? जब न्यू पेशेंट का एडमिशन होगा, नहीं तो पेशेंट एम्बुलेटरी है, पेशेंट मूवमेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ओपन बेड। नाउ कमिंग टू द क्लोज्ड बेड। ओके, so closed bed, it is also known as the unoccupied bed. Okay, unoccupied bed or empty bed. So it is an unoccupied bed or empty bed which is made to receive the patient and fully covered with counterpane. ठीक है, to protect it from dust and dirt. ठीक है, सो ये अनऑक्युपाइड बेड है और ये एम्प्टी बेड है, इसको हम लोग क्लोज बेड बोलते हैं। मतलब बेड बना के है ना, काउंटर पेन के साथ पूरा इसको कवर करके रखा है ताकि डस्ट वस्ट इसमें ना गिरे, बिस्तर गंदा ना हो। ओके, तो जब भी पेशेंट का एडमिशन होता है ना, एडमिशन होने के बाद ये जो क्लोज बेड है ना, इसको ओपन बेड में कन्वर्ट किया हुआ जाता है। ये काउंटर पेन है ना, इसको उठा देते हैं। काउंटर पेन को जब आप उठा दोगे ना, देन इट विल बिकम द open bed. Okay, so when the patient is admitted or about to be admitted, closed bed is converted into open bed. So इसका पर्पस क्या है? मेनली ये बेड रेडी रखते फॉर ऑक्यूपेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के लिए ये बेड रेडी करके रखते हैं। एंड ऑल्सो जो यूनिट में ये बेड है, अगर ऐसे ही बना के रखे तो इट गिव्स अ नीट एंड टाइडी अपीयरेंस। उसके बाद आता है ऑक्यूपाइड बेड। तो दिस बेड इज मेड विद द पेशेंट यूनिट, ऑलरेडी पेशेंट यहाँ पे है, तो इसको ऑक्युपाइड बेड बोलते हैं। तो जैसे ये देखो, so this is the bed, यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट इज देयर। नेक्स्ट कमिंग टू द एडमिशन बेड, as the name itself tells, admission bed. This bed is prepared to receive a newly admitted patient, okay, to welcome the patient. Okay, coming to the post-operative bed, साइड में है the picture. So post-operative, that means ऑपरेशन के बाद, जब पोस्ट मतलब आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेटिव मीन ऑपरेशन। सो आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट जो भी सर्जरी के बाद पेशेंट के लिए जो बेड प्रिपेयर करके रखता है, who is recovering from the effect of anesthesia following the surgery, that is known as the post operative bed. तो पोस्ट ऑपरेटिव बेड का मेन पर्पस है कि to receive the patient conveniently, to provide warmth and comfort, then to prevent shock, then to prevent the injury, to prevent soiling of the bed and to meet any emergency. Coming to the cardiac bed, तो कार्डियक बेड है ना, कार्डियक बेड ऑलमोस्ट ने बाकी सब बेड जैसा ही है, बट उसमें एक एडिशनल एक कार्डियक टेबल रखते हैं। ठीक है, एक कार्डियक टेबल रखते हैं फॉर द कार्डियक डिजीज।
सो ए बेड प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट विद कार्डियक डिजीज। तो जिस पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है उनके लिए ये कार्डियक बेड बनाते हैं विद ए कार्डियक टेबल, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज द टेबल। सो पर्पस क्या है? टू प्रिपेयर द बेड फॉर द कार्डियक पेशेंट एंड मेनली टू रिलीव द डिस्निया। हम लोग देखा था पिक्चर में पोजिशनिंग के टाइम में, व्हेनेवर वी हैव सीन द पोजिशन, नो वी हैव सीन, ओके, वी हैव सीन द पोजिशन जहाँ पे पेशेंट है ना टेबल के ऊपर झुक के रहता है फॉर द कंफर्ट, ओके। Next, coming to the amputation or divided or the cradle bed. So ये बैट क्या होता है? इट इज अ बैट इन विच टॉप लिनियन जो है, ऊपर का जो लिनियन है ना, ये डिवाइड रहता है दो पार्ट में। बिकॉज क्या के लिए? टू विजुअलाइज द एम्पुटेट पार्ट। एम्पुटेशन तो लाइक ऑल ऑफ अस वी नो, ओके। जो टू विजुअलाइज द एम्पुटेट पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब विदाउट डिस्टर्बिंग द पेशेंट। पेशेंट को इसमें क्या करते हैं? जिस पार्ट बॉडी का एम्पुटेशन, सपोज लेग का एम्पुटेशन हुआ है, एम्पुटेशन होने के बाद अगर डॉक्टर या नर्सेस को विजुअलाइज करना है, ठीक है, सो without amputation bed or without divided bed, we need to remove the full from, if it is up to the chest level, the bed sheet or the blanket you have to remove. But in case of amputation bed क्या है? आपको remove करने का जरूरत नहीं, but because already divided है ये, तो जिस पार्ट आपको visualize करना है वो पार्ट को just आप open करके you can easily see, okay. So to wash the stump for hemorrhage and apply the tonic weight instantly, then to take the weight of the bed cloth of the patient, ठीक है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ है तो वेट से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना उनका ब्लीडिंग हुआ है या हेमरेज हुआ है। टू टेक द वेट ऑफ द बेड क्लॉथ ऑफ द पेशेंट एंड टू कीप द स्टम्प इन पोजीशन, ओके, लाइक दैट। देन नाउ कमिंग टू द फ्रैक्चर बेड। तो फ्रैक्चर बेड क्या है? ये बेड प्रिपेयर करते हैं फॉर द पेशेंट विथ फ्रैक्चर, बोन डिजीज और द डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो उसमें टू प्रिवेंट द पर्पस है टू प्रिवेंट द अनड्यू सैगिंग ऑफ द मैट्रेस, टू इमोबिलाइज द फ्रैक्चर पार्ट, to restrict the sudden jerky movement and to keep the traction in position. Coming to the therapeutic bed, जैसे दिखाई दे रहे हैं, mainly for the renal rheumatism or the blanket bed. So suffering the patient, those who are suffering from rheumatism or the renal disease, okay. So to carry out the weight of the bed cloth of the painful joint, then to keep the patient warm and also to induce the sweating. Okay, so this was all about the different types of bed, and the most important जो है वो है the what are the like no size of the bed cot, mattress, bed sheet, bed linen, draw sheet, pillow and pillow cover, and also bed making का जो the important principles जो है, जैसा बेड शीट 6 फोल्ड में फोल्डिंग करना है, ड्रॉ शीट 3 फोल्ड में, देन 25 सेंटीमीटर दूर करना है। सो दीज थिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट apart from different types of bed. Now we will jump into the hot and cold application. Okay, hot and cold application, one of the important, very important topic for the exam purpose. So hot and cold application जो है, first of all let us see what are the classification of hot application and as well as the cold application. Okay, first the hot application का classification. Hot application mainly it is divided into local and the general hot application. तो जो local hot application है ना, ये हम लोग dry heat या moist heat method से use कर सकते हैं। दो method है for the local hot application. So one is the dry heat method and one is the moist heat method. तो अभी dry heat method में क्या क्या है? तो dry heat method में है hot water bottle, then chemical heating bottle, infrared rays, then ultraviolet rays, short wave diathermy, heating lamps, electric cradle and electric heating pads. So these are falling under the dry heat method. अगर moist heat method का बात करें, उसमें आते हैं warm socks, okay, मतलब गरम कुछ लोकल बात जिसको बोलते हैं, गरम से सोख करके रखना, ओके। कोई क्लॉथ को जिसको कोई क्लॉथ को हीट में थोड़ा सा गरम करके उसका बोलते हैं ना गरम सेक करते हैं, लाइक दैट इज द मोइस्ट हीट मेथड, वार्म सक, दैट इज लोकल बात, कुछ गरम कपड़ा में लाइक गरम पानी में कपड़ा को सोक करके देन इससे हॉट एप्लीकेशन करना। देन हॉट फर्मेंटेशन,
the compresses, hot fermentation, then poultices, then cataplasm जिसको बोलते हैं, then stupes, the medical fermentation, then paraffin bath, siege bath, and aquathermia pant. Okay, but in case if it is general, उसमें dry heat में क्या है, sun bath, then electric cradle and the blanket bath. And in case of moist heat, then steam bath, hot pack, whirlpool bath. whirlpool bath इसको full immersion bath भी बोलते हैं, आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे देते हैं full immersion bath और उसका temperature कितना होना चाहिए. Then in case of the cold application जो है, that is also local in general. So under local dry cold and moist cold. Dry cold में जैसा ice pack, ice collar, ice pack, then ice cradle and the chemical cold pack. In case of moist cold, that is ice to suck, then cold compress and evaporating lotion. In case of general, the dry cold and moist cold, under dry cold, the hypothermia is there, and under moist cold, we are having the cold sponging, cold bath, and the cold pack. Okay, so now let us see what is the primary effect of hot and cold application. क्यों देता है primary effect क्या है hot application and as well as the cold application. First, let us see for the hot application the primary effect, peripheral vasodilation. Okay, vasodilation, dilatation of the peripheral blood vessels. Then increase the capillary permeability. Then increase local metabolism. Then increase the oxygen consumption. Increase the blood and as well as the lymph flow. Then increase the motility of the leukocyte. Decrease the blood viscosity. Okay, decrease the blood viscosity and इसका जो ड्यूरेशन है 20 to 40 मिनट्स तक देना है. अभी विस्कोसिटी का मतलब क्या है? विस्कोसिटी का मतलब है थिकनेस, जो गारापन जिसको बोलते हैं वो है विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज वासोडाइलेशन होता है. ओके, वासोडाइलेशन की वजह से ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड भी थिन हो जाते हैं, गारापन नहीं रहता है. ओके, बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वासोडाइलेशन. ओके, देन इन केस ऑफ कोल्ड, ओके, कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है? दैट इज पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन होते हैं, एकदम ऑपोजिट. ठीक है, देन डिक्रीज द कैपिलरी परमिएबिलिटी. सो परमिएबिलिटी का मतलब है जहाँ पे लाइक नो पास थ्रू हो सकता है या पेनिट्रेट हो सकते हैं, स्पेशली लिक्विड और द गैस. ठीक है, देन इट डिक्रीज द लोकल मेटाबॉलिज्म, देन डिक्रीज द ऑक्सीजन कंजम्पशन, देन आल्सो डिक्रीज द ब्लड और द lymph फ्लो. सिंस वहां पे बसो कंस्ट्रिक्शन होता है, सो ऑब्वियस क्या होता है, ब्लड का जो थिकनेस है ना, गाढ़ापन बढ़ जाता है. एंड कोल्ड कंप्रेशन का जो ड्यूरेशन है ना वो 30 to 60 मिनट्स तक देते हैं. तो प्राइमरी इफेक्ट के लिए हॉट एप्लीकेशन 20 to 40 मिनट्स तक देना है एंड कोल्ड एप्लीकेशन 30 to 60 मिनट्स तक देना चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ कोल्ड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन. पहले हम लोग देखा था प्राइमरी इफेक्ट, अभी देखते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन. थेरापी इसमें लाइक कौन सा एज ए थेरापी हम लोग कहाँ पे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिक्रीज द पेन. हॉट एप्लीकेशन लाइक नो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन बोथ पेन को डिक्रीज करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, गर्म का सेक करना या ठंडा का करना. ओके, both the thing it will decrease the pain. Then hot application it will decrease the muscle tone. Okay, it will decrease the muscle tone. Then it will the heat no always it will promote the healing करते हैं. Then heat promote the suppression. तो अभी suppression का मीनिंग क्या है? suppression का मीनिंग है ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पास डिस्चार्ज होता है. ओके, पास डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस है ना, कोई भी एरिया से अगर एक्सेस हुआ है इन द लोकलाइज एरिया, जो पास डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सपरेशन. सो हीट
अगर हॉट कंप्रेशन दिया है ना कोई भी एब्सेस एरिया से, इजीली पास डिस्चार्ज होने का प्रोसेस डेवलप होता है. सो हीट सेपरेशन को प्रमोट करते हैं. देन सॉफ्टन द एक्सुडेट. ओके, soften the exudate. So soften the exudate, then it will provide the warmth, and also the heat, it will induce the peristalsis movement. Okay, इसलिए peristalsis movement जिसको बाउल मूवमेंट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली बोलते हैं कि सुबह उठ के गर्म पानी पिया करो ताकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंड्यूस होता है. ओके, अभी हियर द सॉफ्टन द एक्सुडेट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सुडेट? एक्सुडेट का मतलब है इट इज ए मास ऑफ सेल. ओके, इट इज अ मास ऑफ सेल और द body fluid which has been sipped out either from the blood vessel or from an organ, especially in case of inflammation. Okay, इसको बोलते हैं एक्सुडेट. ओके, एंड ऑल्सो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एक्सुडेट एक फ्लूइड इमिटेंट है बाय द ऑर्गेनिज्म. जो उनका जो पोर्स है ना, उनका पोर्स से बाहर निकल के आते हैं. नाउ इन केस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, कौन सा थेराप्यूटिक इफेक्ट देते कोल्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज द पेन, एंड सेकेंड it will prevent the gangrene. What is the meaning of gangrene? So gangrene है localized death and as well as decomposition of the body tissue. Okay, because why it happened? क्यों होते हैं gangrene? In case circulation obstruction हुआ है और यहाँ पे अगर bacterial growth हुआ है. Okay, then gangrene होते हैं. So cold application की वजह से गैंग्रीन जो है ना वो प्रिवेंट होता है. देन प्रिवेंट द एडिमा एंड एज वेल एज डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन. इट विल चेक द हेमरेज. ओके, हेमरेज जो ब्लीडिंग है ना उसको स्टॉप करते हैं. टू चेक द बैक्टीरियल ग्रोथ, टू रेड्यूस द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर रेड्यूस करते हैं, इसलिए फीवर आने से, बुखार आने से हम लोग कोल्ड स्पंजिंग, टैपिक स्पंजिंग वगैरह देते हैं. एंड ऑल्सो टू एनेस्थेसाइज द एरिया. कोई एरिया को एनेस्थेसिस करने के लिए उसका जो सेंसेशन है ना, सेंसेशन को रेड्यूस करने के लिए. ओके, तो दिस आर द थेराप्यूटिक इफेक्ट. अभी हम देखते हैं तो कितना टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन में हम लोग कितना टेम्परेचर कितना होना चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट वाटर बॉटल और बैग जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो वाटर टेम्परेचर है ना वो 120 टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए. ओके, तो हॉट वाटर बॉटल और बैग का जो टेम्परेचर है ना, ऑलवेज रिमेंबर ये 120 से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. केमिकल हीटिंग बॉटल अगर पैक अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, इफ इट इज ए केमिकल हीटिंग बॉटल और पैक, इन दैट केस इसका टेम्परेचर होना चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40.6 टू 46 डिग्री सेल्सियस. ओके, 40.6 टू 46 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 टू 60 मिनट. तो 30 से 60 मिनट तक. ओके, सो 30 से 60 मिनट तक हम लोगों को केमिकल हीटिंग बॉटल और पैक रखना है. उसका जो टेम्परेचर 40.6 टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद इंफ्रारेड लैंप. इंफ्रारेड लैंप है ना वो रेड कलर का लैंप होता है, एंड द अल्ट्रावायलेट लैंप है वो ब्लू कलर का लैंप होता है. उसके बाद जो हीटिंग लैंप है, हीटिंग लैंप आइडियली ये 25 वाट का, अगर 25 वाट का है तो ये बॉडी से 35 सेंटीमीटर दूर रखना है. 25 सेंटीमीटर का होने से ये बॉडी से 35 सेंटीमीटर दूर रखना है. अगर 40 वाट का है, 40 वाट का अगर लैंप है तो बॉडी से 45 सेंटीमीटर दूर रखना है. अगर ये 60 वाट का है, अगर 60 वाट का है तो उसको बॉडी से 60 टू 75 सेंटीमीटर दूर रखना है. सो रिमेंबर, हीटिंग लैंप 25 वाट का भी होता है, 40 वाट का भी होता है, 60 वाट का भी होता है. सो वाट का हिसाब से बॉडी से कितना डिस्टेंस में रखना है वो भी मेंशन है. 25 वाट के लिए 35 सेंटीमीटर, 40 के लिए 45 सेंटीमीटर, 60 के लिए 60 टू 75 सेंटीमीटर दूर रखना है. नाउ इलेक्ट्रिक क्रैडल. सो इलेक्ट्रिक क्रैडल एक्चुअली इट इज ए क्रैडल, ये फिटेड रहता है इलेक्ट्रिक सोर्स एंड एज वेल एज थर्मोमीटर के साथ. उसके बाद है
वार्म शॉक। वार्म शॉक क्या होता है? वार्म शॉक है जो बॉडी पार्ट है, जिस बॉडी पार्ट इफेक्टेड है, जिसमें हम लोग थेरापी देना चाहिए, देना है हम लोग को हॉट वाटर का, हॉट कंप्रेशन का, उस पार्ट वार्म सॉल्यूशन में है ना, इमर्स करके रखना है, मतलब डुबो कर रखना है। सो इमर्शन ऑफ बॉडी पार्ट इन वार्म सॉल्यूशन, सो गर्म सॉल्यूशन में वो बॉडी पार्ट को बस डुबो के रखना है, वार्म शॉक। Then hot fermentation. So hot fermentation, it is a soft material. Okay, it is a soft material, wring out and it should apply over the skin. Then आता है tubes. अगर it is a moist tube है, so moist tube actually it is a hot medicated fermentation. तो इसमें क्या यूज करते हैं ट्यूब्स में? रिमेंबर दैट moist जो ट्यूब्स आता है ना, इसमें टर्पेंटिन और एंड ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। तो टर्पेंटिन और ऑलिव ऑयल है ना, ये हॉट वाटर में यूज करते हैं। क्यों हॉट वाटर में यूज करते हैं? ताकि हीटिंग इफेक्ट है ना वो ऑगमेंट करने के लिए, सो इट विल गिव मोर हीटिंग इफेक्ट। सो मॉइस्ट ट्यूब से ये हॉट मेडिकेटेड फर्मेंटेशन है, उसमें टर्पेंटाइन एंड ऑलिव ऑयल यूज होते हैं। प्लीज अगर एग्जाम में पूछे कि मॉइस्ट ट्यूब्स में क्या यूज होता है इन द हॉट वाटर, ओके, और टू ऑगमेंट द हीटिंग इफेक्ट, what is used in moist tubes? Your answer will be turpentine and the olive oil. उसके बाद एक्वाथर्मिया पैड। सो एक्वाथर्मिया पैड है heating unit consisting of waterproof pad through which the water circulate. एक्वाथर्मिया, एक्वा का मतलब ही है वाटर, सो एक्वाथर्मिया गर्म पानी, ओके, सो गर्म है। एक्वाथर्मिया पैड ये हीटिंग यूनिट है, इसमें क्या रहते हैं? वाटरप्रूफ पैड रहता है, ठीक है, वाटरप्रूफ पैड है जिससे वाटर सर्कुलेट होता है, बट पैड जो है ना वो वाटरप्रूफ है। नेक्स्ट है पैराफिन बाथ, ठीक है। सो पैराफिन बाथ, इसमें पैराफिन वैक्स और मिनरल वाटर यूज होता है। सो मेनली इट इज यूज्ड इन द रूमेटिस आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है, जैसा पेनफुल हैंड होता है, उस केस में पैराफिन बाथ it is used. So it include the paraffin wicks and as well as the mineral. Then we'll see siege bath, बहुत कॉमन है, ठीक है। आजकल अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है पेशेंट को तो सिज बात एनीवे, आफ्टर एवरी नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट डिस्चार्ज होने से पहले पेशेंट को सिज बात देके कंफर्टेबल करके उसके बाद ही हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। इवन एट होम ऑल्सो हम लोग बोलते हैं भाई आप जाकर सिज बात लेना। सो सिज बात क्या है एक्चुअली, ओके। तो सिज बात, इसको हीप बात भी बोलते हैं, ओके, इसको हीप बात भी बोलते हैं। इट इज एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है सिज, ओके। सो सिज बात में आइडियली क्या होता है, तो जहां पे बटक एंड हीप, सो बटक एंड हीप it is immersed into the water. So पानी में बटक और हीप डुबो के रखता है। So patient will be in the sitting position. So patient will be sitting in warm water and shallow water. So ideally क्यों देते हैं सिज बात? Mainly पेन reduce करने के लिए, अगर itching होते हैं itching को reduce करने के लिए, और any other symptom related to anal and as well as in the genital area. Okay. Now what is the temperature? जो वाटर जो वार्म वाटर जो यूज करते हैं ना, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सो द टेम्परेचर शुड बी 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड जो टाइम है ना वो 15 से 30 मिनट तक देना चाहिए। तो 15 मिनट से 30 मिनट तक हम लोग पेशेंट को सिज बात देते हैं, ओके। तो अभी उसका पर्पस क्या है? ऑलरेडी आई टोल्ड, टू रिलीव द कंजेशन इन द पेल्विक organ, then to reduce the vaginal inflammation, then to decrease the pain or to soothe the pain, and also in case of hemorrhoid. hemorrhoid अगर हुआ है और पेशेंट अगर हिमोरॉइडेक्टोमी हुआ है, पेशेंट को, पेशेंट हैज अंडरगोन हिमोरॉइडेक्टोमी, उस केस में हम लोग पेशेंट को सिज बात देते हैं या हीप बात देते हैं। उसमें क्या सॉल्यूशन यूज होता है? ओके, खाली वाटर तो नहीं देते, वाटर के साथ कुछ सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं? KMNO4,
ओके, पोटेशियम परमैंगनेट। सो KMnO4 यूज करते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है ना दैट इज 1:5000. सो 1:5000 यू कैन आइडेंटिफाई 1:5000 है उसका स्ट्रेंथ. और ऑल्सो वी कैन यूज द बोरिक एसिड. ओके, बोरिक एसिड यूज करते हैं 4 ड्रॉप्स इन 500 ml ऑफ वाटर. 4 ड्रॉप देना है 500 ml ऑफ वाटर में बोरिक एसिड. एंड ऑल्सो वी कैन यूज द यूसॉल. ठीक है, यूसॉल. सो यूसॉल का मीनिंग है ये सॉल्यूशन ऑफ लाइम है. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लाइम. तो ये 3 चीज हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ सिच बार. KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट 1:5000 जिसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, बोरिक एसिड 4 ड्रॉप्स इन 500 ml एंड ऑल्सो द यूसॉल और द सॉल्यूशन ऑफ लाइम. ओके, नाउ कमिंग टू द कोल्ड स्पंज. कोल्ड स्पंज देते, फीवर होने से हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं हाँ पेशेंट को कोल्ड स्पंज दे दो. बट कोल्ड स्पंज का कितना टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, किस टेम्परेचर में हम लोग पेशेंट को कोल्ड स्पंज देते? दैट इज आइडियली जो टेम्परेचर ऑफ द जो एंड कोल्ड कंप्रेशन मेनली इट इज फ्रॉम हेड टू टो. सो कोल्ड कंप्रेशन का मतलब है जो एक कपड़ा ठंडा पानी में डुबोकर जब हम लोग लोकल एरिया में जो यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस. ठीक है, सो कोल्ड कंप्रेस और कोल्ड स्पंज है ना ये दो अलग चीज है, सेम नहीं है. कोल्ड कंप्रेस का मतलब है कि जब भी पूरे बॉडी को कोल्ड कंप्रेस किया जाता है. ठीक है, पूरे बॉडी को जब कोल्ड कंप्रेस किया जाता है ना इसको बोलते हैं कोल्ड स्पंज. और कोल्ड स्पंज का मतलब है पूरे बॉडी को कोल्ड कंप्रेस करना. ओके, सो कोल्ड कंप्रेस फ्रॉम हेड टू टो. हेड टू टो देना पड़ेगा इन केस ऑफ कोल्ड स्पंज. अभी जो टेम्परेचर जो है होता है पानी का आइडियली दैट इज 65 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो पानी का जो टेम्परेचर है जिस पानी हम लोग कोल्ड स्पंज और कोल्ड कंप्रेशन के लिए यूज करेंगे दैट इज 65 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी यहाँ पे है ना वाटर टेम्परेचर के हिसाब से है ना बहुत अलग अलग भी है, जैसा वेरी गुड, वेरी कोल्ड, कोल्ड, कूल. सो अगर वेरी कोल्ड कंप्रेशन हम लोग को देना है तो पानी का जो टेम्परेचर है ना वो 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होना चाहिए, नहीं तो ये 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए. एंड इन केस ऑफ कोल्ड दैट इज 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 59 to 65 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, more then in case of cool that is 18 to 27 degrees centigrade. टैपिड स्पॉन्जिंग जो बहुत हम लोग बोलते हैं टैपिड स्पॉन्ज, पेशेंट को टैपिड स्पॉन्जिंग देना है. सो टैपिड स्पंजिंग में जो पानी का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी 27 to 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो टैपिड स्पंजिंग एक्चुअली क्या है? सो टैपिड स्पंजिंग का मतलब है स्पंजिंग विथ टैपिड वाटर जिसका टेम्परेचर 27 to 37 डिग्री सेल्सियस है, मेनली टू यूज टू रेड्यूस द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, अगर पेशेंट को फीवर है तो हम लोग टैपिड स्पंजिंग देते हैं टू रेड्यूस द बॉडी टेम्परेचर. कैसे रेड्यूस होता है बॉडी टेम्परेचर? बाय इवापोरेशन. जो हम लोग वाइटल साइन या टेम्परेचर पार्ट में वी हैव सीन हाउ द बॉडी इज लूजिंग द हीट. सो 5 डिफरेंट मेथड्स आर देयर, उसमें एक है इवापोरेशन. सो टैपिड स्पंजिंग जब देते हैं हम लोग पेशेंट को टू रेड्यूस द बॉडी टेम्परेचर थ्रू द इवापोरेशन, द टेम्परेचर इज लूजिंग फ्रॉम द बॉडी. और जो पानी यूज करते हैं उस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको टैपिड वाटर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 27 to 37 डिग्री सेल्सियस. देन वार्म, ठीक है, वार्म शुड बी 37 to 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस. एंड in case if it is hot then it should be 40 to 46 degree Celsius or 105 to 115 degree Fahrenheit. If it is very hot that is 46 degree. Okay, more than 46 degree Celsius. And in case of Fahrenheit that is more than 115 degree
Fahrenheit. More than 46 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन 115 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये है इतना टेम्परेचर में. बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपिक स्पंजिंग का पूछ सकता है. तो टैपिक स्पंजिंग देने के टाइम में पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? यू शुड रिमेंबर इट शुड बी 27 to 37 डिग्री सेल्सियस आइदर, नहीं तो 80 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. Now we will start the next topic, that is pressure ulcer. So we'll just see the introduction of it. What is pressure ulcer? So this pressure ulcer, no, it is also known as pressure sore or bad sore or decubitus ulcer. Okay, pressure sore, bad sore or decubitus ulcer. So ये क्या होता है? This pressure sore, bad sore होता क्या है? So it is a localized injury. Okay. So pressure sore, it is a localized injury to the skin and the underlying tissue over the body prominence. So over the body prominence as a result of presence of pressure in combination with friction or and shearing. ठीक है. तो ये कब होता है? अगर पेशेंट का स्किन और अंडरलाइन टिश्यू इंजरी हुआ है. कहाँ पे होता है? इन द बॉडी प्रोमिनेंसेस. क्यों होता है? अगर बहुत लंबा टाइम तक दैट बॉडी प्रोमिनेंसेस इट वाज अंडर द प्रेशर इन कॉम्बिनेशन विथ फ्रिक्शन अगर हुआ है और शेयरिंग हुआ है. बेड के साथ कभी पेशेंट अगर बहुत लंबा टाइम तक अगर बेडरिडन है तो उस केस में भी मेनली उस केस में पेशेंट को प्रेशर अल्सर होता है. बहुत देर तक पेशेंट एक ही पोजीशन में सोया हुआ है, देयर इज नो मूवमेंट. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन साइट. ठीक है, कॉमन साइट कहाँ पे होता है प्रेशर अल्सर? फर्स्ट इज इन द फाउलर्स पोजीशन. सो पेशेंट अगर फाउलर्स पोजीशन में है तो पेशेंट का वर्टिब्रा में हो सकता है, पेशेंट का सैक्रम में हो सकता है, पेल्विस में हो सकता है या हील्स में हो सकता है. If the patient is in supine position, I think no need to explain anymore about the position. If the patient is in supine position, okay, lying on the back, वहाँ पे occipital bone में हो सकते हैं, then scapula में हो सकते हैं, sacrum में हो सकते हैं, elbow में हो सकते हैं, heels में हो सकते हैं. If the patient lying down in the prone position means patient अपना abdomen और chest के ऊपर सोया हुआ है. तब कहाँ पे हो सकते? चिक में हो सकते, ईयर में हो सकते. बिकॉज प्रॉन पोजीशन में क्यों ईयर में होता है? बिकॉज पेशेंट का नेक है ना एक साइड में रहता है, उसका फेस है ना एक साइड में टान रहता है. ओके, इसलिए ईयर में भी होने का चांसेस रहता है. देन शोल्डर में होता है, ब्रेस्ट में होता है, जेनिटल में होता है एंड नीस में होता है, नीस एंड टोस में होता है. इन केस ऑफ साइड लाइंग पोजिशन अगर है, साइड लाइंग पोजिशन में साइड हेड में होता है, ईयर में होता है एंड शोल्डर में होता है, इलियम में होता है, ग्रेटर ट्रॉकेंटर में होता है, नी में होता है दैट इज मीडियल और लेटरल कंडाइल एंड मेलियस दैट इज मीडियल और लेटरल में होता है. So these are the common site जहाँ पे प्रेशर सोर होने का चांसेस रहता है एंड प्रेशर सोर होता है इन डिफरेंट पोजिशन. It is in Fowler's, supine, prone and side laying position. Hope so you all are clear. So the remaining part of pressure sore and other things we'll see in the next session.